नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 11 जिलों में मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। भारत नेपाल सीमा के 7 जिलों में सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। गाजियाबाद, नोएडा में भी मल्टीप्लेक्स बंद रखने का आदेश दिया गया है। लखनऊ, आगरा में भी खास सावधानी के निर्देश जारी किए गए हैं। 4 मेट्रो शहर समेत 11 जिले ज्यादा संवेदनशील हैं। मल्टीप्लेक्स खुले मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस बात के आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें सभी जिलाधिकारियों के साथ साथ जो प्रदेश के बड़े अफसर थे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, सभी के साथ हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 11 जनपद है वहां पर समस्त मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, क्लबों को बंद किए जाने का निर्देश दिया जाए। सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करने के लिए कहा गया। और साथ ये भी कहा गया है, यदि किसी जनपद में कोई भ्रामक सूचना फैलाई जाती है, अफवाह फैलाई जाती है, तो उसके खिलाफ तत्काल बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। हमने साफ तौर पर अफसरों को कहा है कि आप सावधान रहिए, डॉक्टरों की टीम सावधान रहे, लेकिन अगर अफवाह के माध्यम से कोई पैनिक क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही सभी जिलों में 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। और उसको सुनिश्चित करने के लिए चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ जो विभागीय प्रमुख सचिव हैं, कलेक्टर हैं, उनको निर्देश दिया गया है। अजीत, 2 मुद्दे लगातार हम उठा रहे थे। एक तो ये कि अगर दूसरे प्रदेशों में मल्टीप्लेक्स को बंद किया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में अभी तक ये फैसला क्यों नहीं लिया गया है। साथ ही साथ एक सवाल हम ये भी खड़ा कर रहे थे कि अगर स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो परीक्षाएं फिलहाल क्यों नहीं रोकी जा रही हैं। क्या इस दिशा में भी सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है क्या? देखिए, मल्टीप्लेक्स को बंद करने का उन्होंने आदेश कर दिया कि जिलाधिकारियों का जहां जैसी आवश्यकता हो आप कार्रवाई करें 11 जनपदों के अलावा। लेकिन इसके अलावा जो परीक्षाएं चल रही थी, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही थी, तो वहां टालने की बात है। लेकिन जो परीक्षाएं चल रही थी उसके लिए कहा गया था कि उन परीक्षाओं को चलने दे, अदरवाइज बाकी सारे विद्यालयों को 22 मार्च तक बंद करने का आदेश सीएम की तरफ से दिया गया था। और ये भी कहा गया था अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है तो हम इन सभी विद्यालयों को की बात हो या फिर मॉल की बात हो, सबको बंद कर दिया जाएगा। शुक्रिया अजीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चीन से निकले वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में मौजूदा हालात क्या है, वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए लोगों की संख्या बढ़कर 108 पहुंच गई है। कोविड-19 से अब तक भारत में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक मौत दिल्ली में हुई है और एक कर्नाटका में। भारत में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत सरकार कोरोना का डटकर मुकाबला भी कर रही है। अब तक 11 मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि हालात को देखते हुए कई राज्यों ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है, तो कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रविवार को विदेशी महिला में कोरोना के लक्षण पाए गए। महिला को तत्काल एम्स में भर्ती कराया गया। महिला इटली की पर्यटक है। हरिद्वार में भी आईआईटी रुड़की के शोध छात्रों में कोरोना का एक संदिग्ध मरीज पाया गया। लक्षण मिलते ही उसे मेला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। छात्र के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। यही नहीं, देहरादून राष्ट्रीय वन अकादमी में कोरोना से हड़कंप मच गया। 62 ट्रेनी आईएफएस अधिकारियों पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। ये सभी अधिकारी हाल ही में रूस, फिनलैंड और स्पेन की यात्रा करके लौटे हैं। 2 अधिकारियों में सर्दी जुकाम के लक्षण पाए गए हैं। इनके सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। हमारी 140 एम्बुलेंसेज विभागीय हैं, 139 108 एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें विभागीय जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं वो हमने अकॉर्डिंग टू, अभी तो हमने 2 लगा रखी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम बढ़ा भी सकते हैं। और वो सिर्फ डेडिकेटेड कोरोना वायरस या अफेक्टेड संक्रमित व्यक्ति के लिए हैं, जो कि अगर हमें पता लगेगा कि वो विदेश यात्रा से आया है या संक्रमण है तो उसको हम एम्बुलेंस में बिठा के उसको आइसोलेशन वार्ड तक ले जाएंगे। वहीं बात अगर यूपी की करें तो कोरोना को लेकर सीएम योगी ने बैठक की, जहां सीएम ने सभी जिलों में कोरोना वायरस और सरकार की उपलब्धियों के प्रसार को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। कोरोना को लेकर सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि मोदी सरकार भी काफी एक्टिव है। खुद पीएम मोदी सार्क देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर कोरोना से बचाव पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। दुनिया के देश कोरोना से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोरोना से ज्यादा कश्मीर परेशान कर रहा है।
चौतरफा मुंह की खाने वाले पाकिस्तान की रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। जहां दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान को इसमें भी नापाक हरकतें सूझ रही हैं। पीएम मोदी की अपील पर सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंच पर आ गए, लेकिन इस मंच पर पाकिस्तान ने कोरोना को छोड़कर कश्मीर राग अलाप कर अपनी नापाक मंशा को जगजाहिर कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नहीं आए, लेकिन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा के जरिए कश्मीर पर जहर उगल दिया। न कोरोना से मर रहे लोगों की चिंता, न कोरोना से लड़ने की कोई रणनीति, बल्कि कश्मीर पर राग अलापने लगे। In this regard, let me say that it is a matter of concern that COVID-19 has been reported from Indian-occupied Jammu and Kashmir, and in view of the health emergency, it is imperative that all lockdown in the disputed territory must be lifted. यही कारण है कि न सिर्फ सार्क बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 10। और एक बड़ी खबर मुंबई से, जहां प्रोड्यूसर्स ने मीटिंग कर एक फैसला लिया है। 20 से 31 मार्च तक शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। टीवी के कलाकारों को मास्क पहनने के निर्देश भी दिए गए हैं। मास्क पहनकर ही शूटिंग करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उसको बॉलीवुड भी फॉलो कर रहा है। बड़ी खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर प्रोड्यूसर्स ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 20 से 31 मार्च तक कोरोना के वायरस को देखते हुए फिलहाल शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। और टीवी कलाकारों को कहा गया है कि जो लोग शूटिंग कर भी रहे हैं, वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने एक बैठक की थी और उस बैठक के बाद गाइडलाइंस जारी की गई थी। उसमें कहा गया था कि कोरोना के कहर को देखते हुए फिलहाल अगर बॉलीवुड में और जो फिल्म कलाकार हैं वो कुछ दिनों के लिए शूटिंग से परहेज करें, दूरी रखें तो बेहतर होगा, और उसको फॉलो किया जा रहा है। प्रोड्यूसर्स की तरफ से एक मीटिंग की गई और उसी मीटिंग में फैसला लिया गया कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उसको माना जाएगा। उसके मुताबिक ही सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह कहा गया है कि 20 से 31 मार्च तक फिलहाल शूटिंग नहीं होगी। कोरोना से बचाव के लिए रेलवे खास सावधानी बरत रहा है। रेलवे ने एसी कोच में मिलने वाले कंबल हटा दिए हैं। अब आपको ट्रेन में सफर के दौरान कंबल नहीं मिलेंगे। कंबलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना के खिलाफ WHO और स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के बाद रेलवे भी अपने यहाँ मिलने वाले कंबल और चादरों पर खासतौर से फोकस कर रहा है। उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। हम आपको राजधानी लखनऊ चारबाग के इस वॉशिंग एरिया में ले आए हैं, जहां पर कोरोना को लेकर के खासतौर से हिदायत दी गई है। काम करने वाले सभी लोग मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। हालांकि चादरें धुलने और उनको साफ सफाई रखने के पुराने निर्देश हैं, लेकिन कोरोना को लेकर के जो है थोड़ी सी सख्ती जो है वो ज़्यादा है। 75 डिग्री टेम्परेचर पर चादरों की धुलाई हो रही है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो कंबलों पर नज़र आ रहा है। ये कंबल हैं जिनको अभी सैनिटाइज किया गया है। 125 डिग्री सेल्सियस पर इनको भाप के जरिए सैनिटाइज किया जाता है। बहुत ही टेक्निकल तमाम चीज़ें हैं। हमारे साथ मिश्रा जी हैं जो बताएंगे कैसे कंबलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सर, कैसे इसको सैनिटाइज कर रहे हैं और क्या कुछ प्रक्रिया हो रही है इस पर? सर, इसको हम स्टीम से सैनिटाइज करते हैं 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके, और इसको फिर हम ठंडा करते हैं जिससे। और एक बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिला है। 2 दिन पहले दुबई से वापस लौटा था। जिला अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। सरेनी इलाके के बंडई गांव का रहने वाला है संदिग्ध। बड़ी खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना वायरस का संदिग्ध मिला है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही दुबई से वापस लौटा था और सिम्टम्स पाए जाने के बाद जिला अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो रायबरेली से पहला केस सामने आया है, जहां पर कोरोना वायरस के संदिग्ध का इस वक्त इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। बताया जा रहा है कि सरेनी इलाके के बंडई गांव का रहने वाला है। दुबई गया था और 2 दिन पहले वहां से लौटा था। जब उसको कोरोना वायरस के लक्षण समझ में आए, तब वो डॉक्टर्स के पास गया और वहां पर उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करने के लिए यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश लेकर आई है, जिसके तहत ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। रविवार को ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 16 तारीख तक सरकार को दंगाइयों के पोस्टर चौराहों से हटाना होगा, लेकिन अब सरकार इससे निपटने के लिए यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश ले आई है। इस अध्यादेश के तहत सरकार एक ट्रिब्यूनल बनाने जा रही है, जिसको नुकसान की भरपाई का अधिकार होगा।
यूपी सरकार ट्रिब्यूनल का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज करेंगे। ट्रिब्यूनल को आरोपियों की पहचान उजागर करने का अधिकार होगा, उनकी संपत्ति को अटैच करने की छूट होगी। उसके बाद मालिक को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा। सरकार का दावा है कि किसी भी हाल में दंगाइयों को बचने नहीं देंगे। जो भी करना होगा सरकार सख्ती के साथ करेगी। इसका उद्देश्य ही स्पष्ट है कि यह आंदोलन कोई करना चाहता है। लोकतंत्र हमारे खून में है और लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी किसी भी विषय पर सहमत होना असहमत होना ये अधिकार होता है। लेकिन आंदोलन की आड़ में कोई हिंसा करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके बाद वो सोचेगा कि सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करेगी, तो अब ये नहीं होने वाला है। दरअसल यूपी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दंगाइयों ने आगजनी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों से भरपाई करने की घोषणा की थी और फिर चौराहों पर दंगाइयों की पहचान कर पोस्टर लगा दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर कांशीराम की जयंती के दिन बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी के 4 बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। काशीराम की जयंती पर बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। यूपी में बीएसपी के 4 दिग्गज नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बीएसपी के पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, बीएसपी के कोऑर्डिनेटर तिलक चंद, बीएसपी के पूर्व विधायक फेरनलाल अहिरवार और बीएसपी के पूर्व विधायक अनिल अहिरवार दिग्गज नेता अखिलेश की मौजूदगी में हाथी छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए। जितने भी साथी अन्य दल छोड़ करके आए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। बीएसपी को बाय बाय कहने वाले नेताओं पर वार करते हुए मायावती ने कहा, बिकाऊ नेताओं को पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया गया था। बीएसपी में रहे जो लोग भी दूसरी पार्टियों में गए हैं या आगे जाने वाले हैं, तो वे ज्यादातर पार्टी से निकाले गए लोग हैं या फिर पार्टी ने उन्हें उनके गलत कारनामों की वजह से पार्टी में किनारे कर दिया है। इससे पहले भी बीएसपी के कई दिग्गज नेताओं ने मायावती पर तानाशाही का आरोप लगाकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब सवाल है कि नेताओं के एसपी में जाने से क्या मायावती का मिशन 2022 मुश्किल में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एक बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गौ तस्कर की मौत हो गई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। हरियाणा के गौ तस्करों से पुलिस का आमना सामना हुआ, जिसमें गोलीबारी हुई और जानकारी के मुताबिक एक बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि 2 गौ तस्कर ऐसे हैं जिनको गोली भी लगी है मुठभेड़ के दौरान। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है और इसी कड़ी में मुखबिर के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और गौ तस्करों से पुलिस का आमना सामना हुआ तो दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी, जिसमें पुलिस ने एक गौ तस्कर को ढेर कर दिया। और बात करते एक बड़ी खबर की, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को जासूसी का डर सता रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं, जिस पर सूबे की सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जासूसी का डर सता रहा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी जासूसी करवा रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी प्रेस में और घर के आसपास इंटेलिजेंस लोगों को भेजना छोड़ दें। इसी प्रेस हॉल में एक एलआईयू का इंस्पेक्टर पकड़ा था मैंने। बताओ सरकार ने क्या कार्रवाई की? कैसे एलआईयू का इंस्पेक्टर आ सकता है हमारे यहां पर? इससे पहले भी अखिलेश ने दिसंबर में ट्वीट के जरिए सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए थे। अखिलेश के आरोप पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, हम उनकी जासूसी क्यों कराएंगे? अखिलेश जी डर क्यों रहे हैं? कौन सा ऐसा काम करते हैं अखिलेश जी कि हम जासूसी कराएंगे? वह प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस भी अखिलेश के आरोपों में कूद गई और बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया।
कि योगी जी विपक्ष को दबाने के लिए, धमकाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही ही है। लेकिन अखिलेश जी को ये भी समझना चाहिए कि अखिलेश जी भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। जब उनकी सरकार थी तो वो भी विपक्ष को दबाने के लिए ऐसे ही कार्य किया करते थे। सवाल है कि क्या अखिलेश को जासूसी का डर सता रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जासूसी कैसे हो सकती है? जासूसी के आरोप हैं या सियासी स्टंट? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की मुसीबत और बढ़ सकती है। आजम खां की अध्यक्षता में चल रहे रामपुर के जौहर ट्रस्ट की जमीन को सरकारी जमीन घोषित किया जा सकता है। करीब 66 हेक्टेयर जमीन सीलिंग के तहत आने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रस्ट पर नियमों के पालन नहीं करने का आरोप है। इस मामले में एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर एसडीएम सदर ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। दूसरी तरफ आजम खां पर शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में रामपुर के अजीम नगर थाने में राजस्व निरीक्षक ने और एफआईआर दर्ज करवा दी है। सूबे की सियासत में एक और नाम चर्चा का विषय बना रहता है। उसके पार्टी बनाने से एक बार फिर से वो चर्चा के केंद्र में आ गया है। एक विचारधारा वाली पार्टी को लगता है कि उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है जो बांटो और राज करने में विश्वास रखते हैं। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर के उदय ने मायावती के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। चंद्रशेखर ने दलितों के बीच खुद की पहचान बनाई। उनके अधिकारों की लड़ाई जमीन पर लड़ी तो मायावती को अपनी पहचान का संकट नजर आने लगा। आए दिन चंद्रशेखर सलाखों के पीछे रहता है, फिर भी बाबा साहब की सियासी पिच पर उसकी लोकप्रियता ने मायावती को परेशान कर दिया। क्योंकि आज पार्टी बनाई गई है, अब मैनेजमेंट बनेगा, पार्टी के ऑफिस बनेंगे, सब चीजें, अब संगठन बनना, निर्माण स्टार्ट होगा। जैसे ये काम हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। लोकसभा में बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व करते हैं रितेश पांडे जी, और राज्यसभा में करते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। अगर इन्हीं लोगों के पीछे खड़े होकर हमें काम करना था, इन्हीं को नेता मानना था, तो बहुजन समाज का मूवमेंट है कहाँ? हमारी लड़ाई इस देश में बहुजन समाज के लोगों को नेता बनाने की है। किसी के पीछे खड़े होकर कांग्रेस, बीजेपी या किसी और पार्टी के पीछे खड़े होकर गुलामी करने की लड़ाई हमारी नहीं है। मायावती अपनी सियासी पिच पर किसी और को देखना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन चंद्रशेखर को लगता है कि गरीबों दलितों की बात करने वाला कोई और नहीं बचा है, इसलिए बाबा साहेब के अधिकारों की लड़ाई उनको लड़नी पड़ रही है, जिसके लिए चंद्रशेखर ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। अब चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के बैनर तले बाबा साहेब के नाम पर सियासी अखाड़े पर लड़ाई लड़ेंगे। अब सियासत के पिच पर सीधी लड़ाई मायावती से होगी, इसलिए उन्होंने सीधा संदेश दिया कि ऐसी पार्टी बनाने से विरोधियों को सीधा फायदा होगा। बाबा साहब के नाम पर जो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ व लालच में विभिन्न संगठन में पार्टी आदि बनाकर इन दुखी व पीड़ित लोगों को बांटने में लगे हैं, तो उससे इन वर्गों को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे इन वर्गों की विरोधी व जातिवादी पार्टियों की फूट डालो और राज करो की नीति जरूर कामयाब हो जाएगी, ताकि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए उनके गुलाम व लाचार बने रहें। मायावती को अपनी पहचान की चिंता है, इसलिए बाबा साहेब की बात करने वाले चंद्रशेखर पर सीधा वार किया है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि कोई कुछ भी करे, सत्ता तो लौटकर हमारे ही पास आनी है। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि सारे दल एक तरफ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके साथ मिल करके 100 में 60% वोट हमारा है, बाकी में बंटवारा है। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुई। मां अमृता सिंह के साथ सारा ने गंगा आरती में शिरकत की। उसके बाद विधि विधान से दोनों ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। सारा आरती देखकर उत्साहित नजर आई। सारा 1 महीने में दूसरी बार गंगा आरती में शामिल हुई हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ बैठी हैं, गंगा आरती में शामिल हुई हैं। और बताया जा रहा है कि 1 महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब वो वाराणसी पहुंची और गंगा आरती में शामिल हुई।
और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।